हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ SMDT फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला था न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स दो टॉपिक में हमने उठाए थे, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और सेकंड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ है, वो हमने लगभग कहूँ तो मैं कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने उनको डिस्कस कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, आज अब अपन बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। ठीक है, कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट पे किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होगा, किसका, कॉम्पटन इफेक्ट का। इससे आप पहले कॉम्पटन इफेक्ट की जो बेसिक थिंग है उसको समझोगे, जो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक एक्स रे पुंज एक मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा, समझना, एक एक्स रे पुंज मतलब एक रेडिएशन आ रही है। ठीक है, मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कोई मेटल में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा 45 डिग्री के एंगल पर अर्थात 45 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होकर, मतलब स्कैटर्ड हो जाता है। कौन से एंगल पर? 45 डिग्री के कोण पर। कितने एंगल पर? 45 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का किरण पुंज होता है। मतलब इसको मैं समझाऊंगा, आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो कहना चाह रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, एक कोई मेटल रखी हुई है। ठीक है, उस पर कोई एक्स रे आ रही है। ठीक है, एक्स रे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। वही बात जो कॉम्पटन इफेक्ट की थी, बस उसको एक भाषा में लिया गया है। ठीक है, एक्स रे आ रहा है, एक मेटल पे आ रहा है, फिर जो स्कैटर्ड होता है वो कितने पे होता है? 45 डिग्री के कोण पर। स्कैटर्ड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये समझिए, एक मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा, भाई इलेक्ट्रॉन से टकराया और 45 डिग्री एंगल पे क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। तो मतलब यहाँ पे कोई लैम्डा आ रही थी, जो तरंग दैर्ध्य लेके आ रहा था वो था 0.024। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य दे रहा है या प्रकीर्णित की? देखो ध्यान से समझते हैं। 45 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य बन जाता है। मतलब ये आया किसी और वेवलेंथ पे था, वो अपन को नहीं पता, और वही तो क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान से देखिए, आपतित अक्ष किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स अपन को इंसिडेंट नहीं पता बट स्कैटर्ड पता है। स्कैटर्ड कितनी है? लैम्डा डैश कितना? 0.024 एंगस्ट्रॉम। बस यही बात दिलाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अपन जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट अर्थात कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होती है? कॉम्पटन शिफ्ट ये होती है डेल लैम्डा। कितनी होती है? डेल लैम्डा। ये होती है H/m0c। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस cos फाई, और ये जो अपन लेते हैं वो एंगस्ट्रॉम में। कितने में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन को जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? इंसिडेंट वेवलेंथ की। भी जो आपतित हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। इसके लिए अपन फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले को अपन लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, H/m0c ये क्या है स्टूडेंट? कॉन्स्टेंट। और H/m0c की वैल्यू कितनी होती है? H/m0c इसकी वैल्यू होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 0.024 एंगस्ट्रॉम। ये फिक्स वैल्यू है। कैसे निकलती है? कैसे निकलती है? H का मान रख दो। ठीक है, H की वैल्यू रख दो और m0 की वैल्यू रख दो। ठीक है, और C की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये तीनों वैल्यू रख के अपन क्या निकाल सकते हैं? H/m0c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे H का मान 6.62 × 10⁻34, ऐसे C का 3 × 10⁸, ये सारी वैल्यू रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू अपन को पता है। बट जो समझाने का मोटिव था वो ये था कि न्यूमेरिकल्स में, है ना, देखिए आप कॉम्पटन शिफ्ट का ये फॉर्मूला याद करके जाते। ठीक है, बट स्टिल स्टूडेंट, यदि आपको इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो निकाल तो अपन लेंगे, लेकिन टाइम क्या हो गया? चला गया ना, है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल्स को एक बार लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जब आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा
कि किस में क्या करना है कि नहीं। वरना देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन तो यही पता थी ना, आज हमने इस इक्वेशन से इक्वेशन मतलब एक बनाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से। किसके हिसाब से? अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे अपन क्या समझ पाए? रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन? लिखेंगे 0.024 और 1 माइनस cos 5। ठीक है, अब देखिए हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं अपन। जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अपन को फाई दे रखा है कितना? 45 डिग्री। ठीक है, और स्कैटर्ड प्रकीर्णित वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा डैश कितना? ये दे रखी है 0.024 एंगस्ट्रॉम। और क्या दे रखा है? H/m0c की। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है ना। ठीक है, अब इससे अपन क्या निकालना है? अपन को लैम्डा। क्या निकालना है? लैम्डा। तो स्टूडेंट्स, लैम्डा निकालने के लिए इसको जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दूँ इक्वेशन कोई भी, जैसे मान लीजिए 1 बोल दिए। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड आउट वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? ये माइनस में है तो सिंपल सी बात है, ये इधर आएगी और ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर जाएगी। दैट मीन्स नथिंग बट लैम्डा डैश माइनस 0.024 इंटू 1 माइनस cos ऑफ 5। ठीक, cos ऑफ 5। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए इसको अपन यहाँ से शुरू करें आगे। ठीक है, यहाँ से जस्ट मैं आपको एरो से इंडिकेट कर दूँ, यहाँ से। ठीक है, सो स्टूडेंट लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी? ये निकलेगी लैम्डा डैश। लैम्डा डैश कितना है? 0.024 माइनस 0.024 और 1 माइनस cos 5 मतलब cos 45। और cos 45 कितना होता है स्टूडेंट? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें अपन 0.024 को अपन क्या ले सकते हैं? कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस, और क्या बचेगा स्टूडेंट? 1 माइनस √2। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से अपन देखें तो ये प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स नथिंग बट 0.024 बाई क्या आ जाएगा? √2 अपॉन में क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है, 0.02 और √2 की वैल्यू 1.414। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.070 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी इंसिडेंट वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, सो स्टूडेंट आंसर तो हमारे आ गए। ठीक है, हमने इसको सोल्व तो कर लिया, बट मेन चीज़ ये कि जो सीखने को मिला वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि न्यूमेरिकल्स सिंपल होते हैं बट अपन को एक अप्रोच लगानी पड़ती है। देखिए स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर H/m0c की वैल्यू ये न रखूँ तो क्या होता? दिक्कत कुछ भी नहीं आती, सोल्व तो वैसे भी हो जाता। बट एग्जाम में एट दैट टाइम आप वैल्यू लिखते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 और अपॉन में भी कुछ भाग लगाते हैं M0c का, और फिर कैलकुलेशन कितना लेंथी हो जाता। पहली बात ये सीखने को मिला। दूसरी बात जो सीखने को मिला वो ये है कि कभी भी न्यूमेरिकल्स में वो आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। ये बीएससी फाइनल ईयर का स्टैंडर्ड है, या बीएससी का चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं मांग रहा। वो आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है, कॉन्सेप्ट, उस पर काम करवाना चाहते हैं। देखिए सिंपल किसकी वैल्यू निकाल ली है अपन? लैम्डा की। कहीं पर भी कोई अपन को दिक्कत नहीं आई, बस एक मतलब एक इक्वेशन उठाई और लैम्डा की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आज केवल एक ही न्यूमेरिकल्स को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बट ये जो सीखने को मिला, पहली बात कभी भी कैलकुलेशन पे काम नहीं करवाएगा, कॉन्सेप्ट पे काम करवाएगा। और कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या चाहता है, उस पर काम करेंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में यदि कोई घुमा के भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये प्रकीर्णित का न दे के आपतित का दे दे। ठीक है, और फिर प्रकीर्णित का पूछ ले, तो बताओ क्या करते? कुछ नहीं करते, बस लैम्डा डैश की वैल्यू, इस बार लैम्डा की मिल गई, लैम्डा डैश की निकाल लेते।
इजी था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको, हाँ, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, शायद ये बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, कि आपको कुछ ऐसा दे दे, कॉम्पटन शिफ्ट दे दे, अर्थात कॉम्पटन विस्थापन दे दे, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, गतिज ऊर्जा, तो कैसे निकालें? मतलब क्या ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसके द्वारा अपन ये वैल्यू निकाल सकें? ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको किताब में मिल जाएगा। देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेन चीज़ क्या है, वो मेन चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि अपन को कॉम्पटन शिफ्ट दे दे डेल लैम्डा की वैल्यू, मान लीजिए कि 0.004 एंगस्ट्रॉम, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पूछे कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, स्टूडेंट, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1/2 इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालें? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सोचो। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जो वेवलेंथ में डिफरेंस आता है, तरंग दैर्ध्य में जो डिफरेंस आता है, किसकी वजह से आता है? भाई ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया तभी तो डिफरेंस आया ना। ये यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके नहीं जाता तो क्या एनर्जी में डिफरेंस आता? नहीं आता। दैट मीन्स कि यदि अपन को डेल लैम्डा दे रहा है तो अपन को दे क्या रहा है? वो अपन को दे रहा है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। क्या दे रहा है? डेल लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। और अपन गतिज ऊर्जा जानते हैं कितनी होती है, कितनी एनर्जी आई माइनस कितनी एनर्जी चलेगी, एच न्यू डैश। इन दोनों का अपन डिफरेंस निकालते हैं तो एच और न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा डैश। अच्छी कॉमन आ जाएगा, देन लैम्डा लैम्डा माइनस डैश। मतलब कैसे ना कैसे करके अपन लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ और भी तो डाटा देगा ना साथ में, जैसे प्रकीर्णन कोण वगैरह, उससे अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू, और वो अपन यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट, कहने का इतना सा मतलब है कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी चीज़ है, बट उसके लिए दो चीज़ बहुत रिक्वायर्ड है। एक तो डाटा निकालना जो दे रहा है, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ा है उसका बेसिक पता होना है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट की बात करें तो कार्यफलन ज़रूरी हो जाता है। डेली आवर्ती कार्यफलन का ही रूप है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, आज का वीडियो बनाने का जस्ट इतना सा ही मतलब था कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करवाना और न्यूमेरिकल पे फोकस करवाना। और न्यूमेरिकल पे के लिए भी ये कॉन्सेप्ट कि बहुत टफ नहीं आते, ना ज़्यादा कैलकुलेशन करवाएगा, बस हाँ आपको वैल्यू कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक